हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर एक बार फिर से आप सभी का सलोनी टेस्ट एजुकेशन में। साथियों, आज है 5 मई। 5 मई की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 5 मई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, योजना किस देश की पहल है? सिक्योर परियोजना, जो कि यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके की परियोजना, एक पहल है देश की। यूके की बात करें तो यूके यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। इंग्लैंड की राजधानी भी लंदन ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। जापान की है टोक्यो। यूनाइटेड किंगडम जैसा कि इंग्लैंड इसकी राजधानी है। भारत की बात करें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। अगर हम भारत में और इकोनॉमिक कैपिटल की बात करें, आर्थिक राजधानी जो कि है भारत की मुंबई। जैसा कि सिक्योर परियोजना देश की पहल है यूनाइटेड किंगडम की। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की बात करें तो यहाँ की वॉशिंगटन डीसी राजधानी है। IMF, वर्ल्ड बैंक, माइक्रोसॉफ्ट एंड नासा, इन चारों के जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। नासा भारत इसकी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। IMF और वर्ल्ड बैंक बैंक हैं दोनों ही, जो कि लोन देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि बैंक होते हैं वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक है। यहीं पर अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट जैसा कि सत्या नाडेला यहाँ के CEO हैं किसके? माइक्रोसॉफ्ट के, और इसका वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क सर अमेरिका में है, जिसमें UN और UNO दोनों का हेडक्वार्टर है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने वाला देश बन चुका है पहला, जो कि अमेरिका अगर पेरिस जलवायु समझौते की बात करें तो 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। COP21 के तहत शुरू हुई थी इसकी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यह मनाया गया है, क्यों मनाया जाता है? इसको देखते हैं कि एक्चुअल में दोस्तों प्रेस को फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेस होता है, मीडिया होती है। मीडिया यानी कि एक माध्यम होता है जो कि सोर्स होता है और डेस्टिनेशन होता है। उसके बीच का जो माध्यम है, ये ना मतलब सरकारें जो कुछ भी कर रही होती हैं, जनता तक वो चीज़ें पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, ये एक दूसरे को पहुंचाती हैं। मीडिया की उसको पहुंचाने का काम है, मीडिया का माध्यम होता है इसका। लेकिन क्या हो कि जब माध्यम ही कंप्रोमाइज़ हो जाए, जैसा कि माध्यम केवल प्रो गवर्नमेंट हो जाए या फिर एंटी गवर्नमेंट हो जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ से जो चीज़ें चलेंगी, या तो अगर उनकी जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बखान करने वाले लोग मिल जाएं तब भी दिक्कत है। अगर मान लो सरकार के इन्फ्लुएंस में आ गया, मीडिया आ गई, तो उसमें भी दिक्कत होती है। दिक्कत यह है कि कुछ भी अगर बेनिफिट्स नहीं कर रहे हैं और कुछ भी अगर कमी कर रहे हैं, कुछ अगर जनता के हित में नहीं कर रहे हैं, तो कोई सवाल नहीं उठाएगा पाएगा, और यह मीडिया सवाल नहीं उठाएगी सरकार से। तो इसलिए मीडिया को स्वतंत्र होना भी बहुत ज़रूरी है। मीडिया अगर स्वतंत्र होती है तभी अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी भी चल पाती है। तो स्वतंत्रता कितनी है आप अपने देख सकते हैं। 180 देशों में हमारा जो भारत है वो 151 नंबर पर है इस बार। कौन सा? इसकी 151 नंबर पर है। इसकी बात करें तो पिछली बार से ये 9 हालत में सुधार आई है। पिछली बार 2024 में 159 रैंक थी इसकी। किसकी थी? बेस्ट प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की। स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 3 मई को हर साल मनाते हैं, और इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। और भारत की रैंकिंग 2025 में है 151 नंबर पर, और 2024 में थी 159 नंबर पर। 9 पायदान हमारा भारत आगे बढ़ गया है, मतलब ये अच्छी रैंकिंग में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केयर एज राज्य बैंकिंग 2025 में समग्र रूप से पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पर टॉप पर है महाराष्ट्र राज्य। कैटेगरी में टॉप पर है महाराष्ट्र। और छोटे राज्यों में अगर बात की जाए तो इसकी में गोवा है, जो कि छोटे राज्यों में एक छोटे राज्यों में गोवा का स्थान जो आता है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी गोवा छोटा है। यहाँ पर अगर बात करें तो बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल जो होता है उसमें महाराष्ट्र लीड्स इन ग्रोथ एंड गवर्नेंस ने गुजरात एंड कर्नाटक फॉलोज, मतलब गुजरात और कर्नाटक जो है ये दूसरे और तीसरे स्थान पर है। टॉप पर महाराष्ट्र है। यहाँ पर टॉप 3 का नाम आपको लिस्ट में दिया गया होगा। इसमें केयर एज स्टेट रैंकिंग में किन किन बातों पर, किन किन मुद्दों पर सर्वे किया गया है, तो इसमें देखा गया है कि इकोनॉमी में, इसके अलावा राजकोष में, यानी कि उसके पास कितना राजस्व है, रेवेन्यू है, और उसके अलावा बुनियादी ढांचा कितना है, किसका भी है, वित्तीय विकास के लिए योजनाएं क्या है, कैसे फाइनेंशियली आपको ग्रोथ हो रही है, सामाजिक, सोशलिस्ट, या कितने आप मजबूत हो, शासन और प्रशासन आपके यहाँ कैसा है, कानून कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर एंड एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का। इन सब बुनियादी ढांचों पर लेकर के 7 प्रमुख स्तंभों को लेकर के यह रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें महाराष्ट्र टॉप पर है, गुजरात दूसरे पर, कर्नाटक तीसरे पर रहा है, और गोवा चौथे पर स्थान पर रहा है। छठी राज्य मत्स्य सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वो आयोजित किया गया है मुंबई में ही, जहाँ 5वीं समुद्री जनगणना आधिकारिक तौर पर शुरू की गई है मुंबई में। मुंबई और
मुंबई और नागपुर, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। किसकी राजधानी है? मुंबई और महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर है। ये महाराष्ट्र के अगर सीएम की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ के सीएम है। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर है महाराष्ट्र के। इसी राज्य में राज्यपाल ने 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। एआई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। मध्य जैसे कि मुंबई में ही फर्स्ट वेब शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है मुंबई शहर। यहीं पर डोनाल्ड जी के पिंक लेक के नाम से भी जाना जाता है। उपवन झील है, वेन्ना झील है। मई 2025 में भारतीय चुनाव आयोग ने निम्न में से किस नए सुधार की घोषणा की है? यह भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 बड़ी नए सुधारों की घोषणा की है, जिससे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए और जो जनता है वो नागरिक है, भारत के जनता नहीं कहेंगे, क्योंकि नागरिक कहेंगे क्योंकि आप देख सकते हो कि पिछले दिनों में यहाँ पर कुछ मैटर था कि नागरिक जो होते हैं भारत के नागरिक हैं, और जनता में क्या होता है, जो बाहर विदेशी होते हैं जो भारत में रह रहे हैं उसमें जनता में आते हैं। इतनी कॉमर्शियल आ गई है कि दिल्ली के गृह मंत्रालय के आसपास के क्षेत्रों में 5000 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो कि पिछले 10 सालों से रह रहे थे, यहाँ पर गृह मंत्रालय जो कि उसके आसपास के क्षेत्रों में, याद होगा कि 80 के दशक में फ़ोटोकॉपी वाला कांड हुआ था, जो कि फ़ोटोकॉपी पूरा मतलब कि जो मंत्रालय था, संसद में जो आ जाता था एक मंत्रालय में, और उसमें जो भी चीज़ें होती थी, जेरोक्स मशीन अंदर नहीं होती, फ़ोटोकॉपी कराने वो दुकान पर जाता था, वहीं दुकान से ही उसका डॉक्यूमेंट लीक हुआ करता था और ऐसे सालों तक चलता था। ये फ़ोटोकॉपी का 80 के दशक में बड़ा हुआ था, बहुत बड़ा मामला, मतलब इतना बड़ा, ज़्यादा स्लीपर सेल्स के रूप में घुसे पड़े हुए कि 15-15 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। और ये राज्यों की स्थिति है कि मतलब पूरे राज्यों में लोग निकाले गए हैं। अभी पाकिस्तानी जो यहाँ पर रह रहे थे वो वोट भी दे रहे थे। अभी एक लड़के ने 15 साल से रह रहा है यहाँ पर और वो वोट भी दे रहा था। वोट मतलब डालता था। वोट कैसे डालेंगे? वो किस किस के मुद्दे पर डालेंगे? जो आप जानते हो कि देश के खिलाफ ही वो वोट डालेगा। खैर, भारतीय की अगर बात करें तो भारतीय चुनाव आयोग ने निम्न में से किस में सुधार की घोषणा की है? तो मृत्यु पंजीकरण डाटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण में, अधिक मतदाता अनुकूल वोटर सूचना पर्ची, इसके अलावा बीएलओ के लिए फोटो पहचान पत्र, इनमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा। ठीक है, अभी नागरिक और जनता के मुद्दे पर यह बात बताई गई थी कि जनता में थोड़ा सा अंतर था। नागरिक मतलब होता है जिनमें कि भारत की नागरिकता है, जिनको भारत में रहने का अधिकार है और जो कि फैसिलिटी है, उनको सारे अधिकार होते हैं। जनता मतलब कि यहाँ पर जो जनता है वो विदेशी भी हो सकते हैं, सैलानी भी हो सकते हैं। भारत के नागरिकों को यहाँ पर इन 3 चीज़ों के लिए यहाँ थोड़ा सा पारदर्शिता बढ़ जाएगी, थोड़ा सा चुनाव की जो प्रक्रिया होगी या भरोसा बढ़ जाएगा। इसलिए 3 सुधार किए गए हैं। कौन कौन से हैं? मृत्यु पंजीकरण डाटा का इलेक्ट्रिकरण, मतलब जो मृत्यु पंजीकरण डाटा है, कई बार आप देखते हो कि गांव में कोई जैसे कि सब मर गए हैं जो 10 साल तक नहीं उनकी नाम की वोट की पर्ची कट रही है, उससे भी वोटिंग हो रही है। अब यहाँ पर जैसे किसी की शादी हो गई, कोई लड़की है वो भी अपने ससुराल जा चुकी है, उसके बाद भी वो उसके थ्रू दूसरा कोई वोट कर रहा है। ये इसलिए तो मृत्यु पंजीकरण और ट्रांसफ़र, इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण किया जाएगा, जिससे रियल टाइम पर पता चल जाएगा कि वहाँ पर कौन जिंदा है कौन नहीं। अधिक मतदाता अनुकूल वोटर जो सूचना पर्ची आएगी, उसके जो ज़्यादा यूजर्स फ्रेंडली होंगे, बीएलओस के, वो बूथ लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, उनको फोटो पहचान पत्र उनका लगेगा, जैसे कि लोग ऑथेंटिक हैं, मतलब अधिकारी हैं। कई बार लोग फर्जी बीएलओ अधिकारी बनकर भी कांड कर देते हैं। खैर, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये आप जानते हो कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। IMF के अनुसार भारत कब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030 तक में बनने जा रहा है। ये कहा है कि IMF ने, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। साथियों, IMF ने एक और खुशखबरी दी है कि आप सबको हम बता दें कि इसमें इन्होंने कहा है कि भारत जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत वर्तमान में बन चुका है। अभी वर्तमान में भारत बन चुका है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। किसको पछाड़ करके? जापान को पछाड़ करके। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भारत ने अपने जापान को पीछे कर दिया है। यहाँ मैं आप बता दें कि क्योंकि यहाँ पर बहुत बार आपको 5वीं बार बताया जा चुका है, जैसे कि 5वीं बार के मतलब 5वां नंबर पर था भारत देश इकोनॉमी में, लेकिन अभी चौथा मान लीजिए, क्योंकि चौथे नंबर पर भारत देश आ चुका है और जापान अब इससे पीछे हो गया है। जापान पीछे रह गया। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत अप्रैल 2025 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार यह रिपोर्ट IMF जारी करता है। तो भारत जो हो गया है, यहाँ पर बात हो रही है तीसरा कब बनेगा? तो तीसरी बनने की जो अर्थव्यवस्था है बड़ी, ये 2030 तक बनेगा।
ये कुछ साल पहले, कुछ महीने कहे जाए तो सही रहेगा, क्योंकि कुछ महीने पहले IMF ही है, इसने कहा था कि 2028-27 तक भारत पहुंचेगा तीसरी अर्थव्यवस्था। अब कह रहे हैं कि 2030 तक पहुंचेगा। तो ये अपडेट डाटा है जो कि अभी की स्थिति अगर देखें कि टॉप इकोनॉमिक्स कौन कौन है, तो टॉप पर है सबसे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है 30.34 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ में। चीन की अर्थव्यवस्था है 19 ट्रिलियन। तीसरे पर जर्मनी है जिसकी अभी 4.92 ट्रिलियन है, और चौथे पर है भारत जो कि 4.39 ट्रिलियन है। ये गैप है बहुत कम ही इन दोनों में, किसमें, जर्मनी और भारत में। ये इसलिए कि पिछाड़ते पिछाड़ते 2030 तक आ जाएगा। जापान जो है अब 4.27 ट्रिलियन है, और इसको हम लोगों ने पीछे कर दिया, जैसे कि भारत से पीछे हो चुका है। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ यह किसे नियुक्त किया गया है? चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं, ध्यान रखना है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान जी, जो कि चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। आशुतोष दीक्षित जी, आशुतोष दीक्षित जी को अभी एक्चुअली में 1 मई को कई महत्वपूर्ण पदों में बदलाव हुए हैं। उनमें से जैसा कि कई नेतृत्व में थल सेना, वायुसेना के 2, तो अब हम आपको बता दें कि 1 में आज आपको बता दें ये दोनों कल में आपको एयर मार्शल तेजस्वी सिंह ये भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान संभाले हुए हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा भारतीय थल सेना की नार्दन कमान संभालते हुए हैं। ये है आज एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं, आशुतोष दीक्षित जी। जारी ऋण से GDP रेशियो, जो कि यहाँ पर अनुपात है, GDP का अनुपात है। जो लोग बैंकिंग वगैरह तैयारी करें उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि IMF द्वारा जारी ऋण से GDP अनुपात के मामले में शीर्ष पर कौन है IMF द्वारा? तो ये टॉप पर है सूडान देश। अनुपात यानी कि लोन टू GDP है रेशियो, इस मामले में शीर्ष पर है देश। भारत की बात करें तो जैसे कि भारत की जो GDP है, इंडिया की GDP वो कितनी है, 4.39 ट्रिलियन डॉलर जो कि है भारत की GDP। यहीं पर अब यह है कि 4.39 ट्रिलियन की तो अपनी GDP हो गई इसमें, लेकिन GDP जो होती है वो कोई भी देश होता है उसके पास कुछ लोन भी होते हैं, कुछ वो लोन लिए रहता है, और चाहे वर्ल्ड बैंक से हो या IMF से हो या किसी देश से हो या कहीं से भी लोन लिया रहता हो, तो GDP जो है उसका कितना प्रतिशत उसका लोन है, ये उसका रेशियो है। यही बताया गया है कि लोन टू GDP जो रेशियो है वो फॉर एग्जांपल अब इसमें परसेंटेज में निकालते हैं, तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास में अभी तक के टाइम पर 80% लोन टू GDP रेशियो है, 80% है इंडिया का लोन टू GDP रेशियो। LP कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में 80% है, यानी कि भारत की जो अगर इकोनॉमी इतनी है तो उसका 80% निकाल दे तो उसके पास अभी भी लोन भी है अपने ऊपर। और यहीं पर अगर बात करें तो कभी कभी विपक्ष मुद्दा जो उठाता है कि भाई इतना लोन बढ़ता चला जा रहा है, और खैर GDP लोन टू GDP रेशियो जो है वो पूछा है कि शीर्ष पर कौन है, तो टॉप पर है सूडान देश है। इसमें सूडान जानते हो कि एक देश अफ्रीकी देश है, यह टॉप पर है, और इसके पास सबसे ऐसे पैसा नहीं है जिसका GDP बहुत ज़्यादा होगा, उसके पास लोन नहीं होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे देश जो हैं बहुत बड़ी इकोनॉमी है लेकिन फिर भी उनके पास लोन भी बहुत ज़्यादा है। खैर सूडान की अगर बात करें तो खुद सूडान जो है 252% का लोन टू GDP रेशियो लेकर चलता है, मतलब जितना उसकी GDP है उसका 2.5 गुना उसका ज़्यादा उस पर लोन भी है। लोन टू GDP रेशियो में सेकंड पर है जापान 234.9%, थर्ड पर है सिंगापुर, और इस पर टॉप इकोनॉमीज़ है ये जो जापान। तो अभी हम लोग जापान को पीछे किए हैं जैसे कि, लेकिन फिर भी इसके पास इतना डेप्थ है। सिंगापुर 174.9% है। अमेरिका भी पीछे नहीं है, 122% इसका लोन टू GDP रेशियो है। प्रीमियर लीग सीजन 2024-25 का खिताब किसने जीता है? प्रीमियर लीग या फुटबॉल का होता है क्लब टूर्नामेंट, और इसको जीत लिया है लिवरपूल ने अभी हाल ही में यह जीता हुआ है। इसमें पॉइंट सिस्टम होता है, पॉइंट रैंकिंग सिस्टम। इसमें ऐसा नहीं होता है कि फाइनल इन दोनों के बीच में हुआ हो, इसमें रेटिंग देखी जाती है, जिसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा ओवरऑल निकल के आती है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। जैसे जैसे लिवरपूल जो है ये 34 मैच खेला है, उसमें 82 जो अंक है टोटल गेन किए हैं, 82 अंक के साथ में यह टॉप पर भी रहा है, और आर्सेनल जो था इसका जो 67 अंक है इसके साथ में दूसरे स्थान पर रहा है। उसी में लिवरपूल 20वां टॉप डिवीज़न खिताब अपना जीता हुआ है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के बराबर आ गया है। इस बार का ये जीता है लिवरपूल। अगला कि वेम्पनाड झील जो हाल ही में खबरों में थी ये किस राज्य में स्थित है? वेम्पनाड झील जो कि केरल राज्य में स्थित है। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन CPI पार्टी से
यहाँ पे सीएम है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गवर्नर हैं। वेम्पनाडु कायल झील है। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। पलक्कड़ गैप है। थामारासेरी यहाँ के दर्रे हैं। कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि केरल राज्य के। जिले हैं 14, विधानसभा में 140, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीटें हैं। केरल 2 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, कर्नाटक और तमिलनाडु। करीम पूजा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केरल में स्थित है। एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि केरल का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सरकार ने 5 से 7 जो क्लास की छात्रों के लिए ई-क्यूब हिंदी लैंग्वेज ऐप शुरू की है। यहीं पर अगर बात करें तो साउथ के जितने भी राज्य हैं, दक्षिण राज्यों के लिए, यहाँ पर महाराष्ट्र ने भी तीसरी सबसे हिंदी जो आधिकारिक भाषा शुरू कर दी है, आधिकारिक तौर पर कि तीसरी हिंदी भाषा होगी पढ़ाई में, स्कूलों में, विद्यालयों में। यहीं पर एनपिराउड परियोजना शुरू करी गई है केरल में, जिसको लेकर के जैसे कि जितनी भी एक्सपायर दवाइयाँ होती हैं उनको इकट्ठा करके उन्हें नष्ट किया जाएगा, ख़त्म कर दे, वेस्ट कर देंगे। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के इसकी राजधानी है बेंगलुरु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। महाराष्ट्र की है मुंबई और नागपुर। केरल की है तिरुवनंतपुरम। ई गवर्नेंस NCEG पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है ये किस राज्य में किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश राज्य में ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने ही जीरो पॉवर्टी P4 पहल शुरू की हुई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा कि स्वर्ण आंध्र 2047 विजन के तहत में जीरो पॉवर्टी P4 पहल की शुरुआत की है। ये उद्देश्य है 2029 तक की गरीबी मुक्त आंध्र प्रदेश सुनिश्चित करना है। P4 का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पीपल्स पार्टनरशिप, ये P4 है। जीरो पॉवर्टी P4 स्वर्ण आंध्र जो है ये विजन के 10 सिद्धांतों में से एक होता है। 13 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री नायडू ने समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल राज्य के लिए आंध्र 2047 विजन की शुरुआत की थी। आंध्र प्रदेश के अगर राज्य की बात करें तो अमरावती इसकी राजधानी है। चंद्रबाबू नायडू जो कि TDP पार्टी से यहाँ के CM हैं। जस्टिस S अब्दुल नजीर गवर्नर हैं। झीलें हैं कोलोरू झील, पुलिकट झील है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। राजीव गांधी नेशनल पार्क है। वेलम कैप्स फेस्टिवल जो कि महोत्सव मनाया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में। कुचिपुड़ी, धमाल, मथुरी और डांडरिया यहाँ के लोक नृत्य हैं। चर्चित स्थल है तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, अनंतपुर और विजयवाड़ा। जिले हैं 26, विधानसभा में 175, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश अपना जो सीमा है वो किन किन राज्यों से शेयर कर रहा है? उड़ीसा से, तेलंगाना जो कि इससे अलग होकर के बना था, 2 जून 2014 को स्थापित किया गया था, कर्नाटक, तमिलनाडु। टोटल 4 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है आंध्र प्रदेश राज्य। फ्लामिंगो महोत्सव का आयोजन जो कि 2025 में आंध्र प्रदेश में किया गया है। यहीं पर स्वतंत्रता सेनानी श्री रामुलु जी की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा अमरावती में स्थापित की गई है। वन मित्र पहल की शुरुआत किसने की है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यूरोपीय लाल एडमिरल तितली वेनेसा अटलांटा जो कि हाल ही में किस भारतीय राज्य में देखी गई है? यह हिमाचल प्रदेश भारतीय राज्य में देखी गई है। तितली नाम है इसका, लाल एडमिरल, वेनेसा अटलांटा इसका वैज्ञानिक नाम है। यहीं पर हिमाचल प्रदेश में 3 रेलवे स्टेशन को अमृत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले में समाधान योजना को 2025 को मंजूरी दे दी है। 15 अप्रैल को ही 78वां स्थापना दिवस मनाया है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है धर्मशाला और शिमला। सुखविंदर सिंह सुक्खू इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से CM है यहाँ के। यहाँ पे शिव प्रताप शुक्ल जो कि गवर्नर हैं। जिले हैं 12, विधानसभा में 68 और लोकसभा में 4 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें हैं। ये अपना बॉर्डर उत्तराखंड से, हरियाणा से, पंजाब से और यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख से अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन सा? और उत्तर प्रदेश से। ये राज्यों से बॉर्डर शेयर कर रहा है हिमाचल प्रदेश। झीलें हैं खजियार झील, परासर झील, रेणुका झील, चंद्रताल, सूरजताल झील है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। पिन वैली नेशनल पार्क है। कालीछो दर्रा है, कुगती दर्रा यहीं पर पाए जाते हैं शिमला हिमाचल प्रदेश में। कालीछो दर्रा, नाटी, कठरथी, गुटी जो कि लोक नृत्य हैं हिमाचल प्रदेश के। चर्चित स्थल हैं कसौली, धर्मशाला, मनाली यहाँ के। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इस समय इंडिया पाकिस्तान की में टेंशन बढ़ी हुई है। ऐसे में नए उप प्रमुख मिले हैं भारतीय वायुसेना को। नए उप प्रमुख बनाए गए हैं साथियों एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी को, इनको नए उप प्रमुख नियुक्त किया गया है वायुसेना का।
ये वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद ग्रहण किए हुए हैं। ये आए हुए हैं एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर थारकर की जगह पर, जो कि अभी 30 अप्रैल को अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, रिटायर हुए हैं, तब इनको नियुक्ति की गई है, क्योंकि एयर मार्शल नवोदित तिवारी जी की। इसमें बात करें, भारतीय सेना बहुत ही ताकतवर है, पाकिस्तान के आगे तो कुछ भी है नहीं है। एंड इसलिए एयर मार्शल नवोदित तिवारी जो कि इसमें गांधीनगर में साउथ वेस्टर्न एयर कमांडर के कमांडर हैं। कौन? एयर मार्शल तिवारी। सबसे बड़ी बात है कि ये जब यहाँ पे बात करें, जो मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर की जगह ले रहे हैं और 30 अप्रैल को वो रिटायर हो रहे हैं। जैसा कि एयर मार्शल जो अभी वर्तमान में एयर चीफ की बात करें, वो अध्यक्ष कौन है, तो वो है मार्शल अमरप्रीत सिंह जी, इसके अध्यक्ष हैं वायुसेना के एयरफोर्स की बात करें तो 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। 8 अक्टूबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में अध्यक्ष हैं वायुसेना के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी। एयर मार्शल नवोदित तिवारी जी भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बन चुके हैं।